हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 11 तक 219 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 11 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 12 में हम 220 से लेकर 238 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन 220 से लेकर 223 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 220 पूछा गया है। वर्ष 1990 में केंद्र विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी ज्यादा नामांकित हुए थे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 1990 में केंद्र विश्वविद्यालय की तुलना में राज्य विश्वविद्यालय में। यहाँ पर देखिए वर्ष 1990 की बात हो रही है। अगर हम ऊपर बार ग्राफ में देखें तो वर्ष 1990 में अगर हम राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो उसमें 14,000 विद्यार्थी नामांकित हुए हैं। यहाँ पर देखिए 14 तक जा रहा है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट और ब्रैकेट में थाउजेंड्स, यानी कि यहाँ पर ये हजार में संख्या दी गई है। तो यहाँ पर ये 14 ना होकर के 14,000 है। इसी तरह से अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय को देखेंगे तो उसका कॉलम जा रहा है 12 तक, तो यहाँ पर ये 12,000 के बराबर है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि राज्य विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी ज्यादा नामांकित हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14,000 में से 12,000 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 14,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2,000 विद्यार्थी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 221। वर्ष 1980, 1990 और 2000 में राज्य और केंद्र विश्वविद्यालय दोनों में कुल कितने नामांकन किए गए थे। यहाँ पर देखिए हमें तीनों वर्षों में राज्य और केंद्र विश्वविद्यालय के कुल नामांकन बताने हैं। तो हम ऊपर ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम 1980 की बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय का कॉलम जा रहा है 8 के बराबर और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कॉलम जा रहा है 10 के बराबर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 18,000 होगा, लेकिन हम इसको 18 ही ले रहे हैं, 1000 को हम बाद में लिख लेंगे। अब हम देखते हैं 1990 में। 1990 में राज्य विश्वविद्यालय का कॉलम है 14 के बराबर और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कॉलम है 12 के बराबर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 26,000 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्ष 2000 की बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय का कॉलम है 12 के बराबर और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कॉलम है 14 के बराबर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये भी 26 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल नामांकन आ जाएंगे 18 प्लस 26 प्लस 26। इन सभी को ऐड करेंगे तो 70 के बराबर आएगा, लेकिन मैंने आपसे बताया है कि ये 1000 में है तो हम 1000 भी इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे 70,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 222। वर्ष 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय और केंद्र विश्वविद्यालय में हुए कुल नामांकन का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए हमें वर्ष 1980 और 2000 में राज्य विश्वविद्यालय के नामांकन को एक साथ लेना है और केंद्र विश्वविद्यालय के नामांकन को एक साथ लेना है। तो हम ऊपर ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम वर्ष 1980 की बात करें तो राज्य विश्वविद्यालय के नामांकन है 8,000, तो यहाँ पर हम इसको केवल 8 लेंगे। और अगर हम वर्ष 2000 की बात करें तो इसमें राज्य के नामांकन है 12,000। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल नामांकन आ जाएंगे 8 प्लस 12। अब हम देख लेते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामांकन। तो देखिए वर्ष 1980 में केंद्रीय विद्यालय के नामांकन है 10 के बराबर और सन 2000 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामांकन है 14 के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 14। 8 और 12 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 और 14 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इन दोनों को ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:6। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 223। राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस 6,500 प्रति नामांकन थी। उस वर्ष राज्य विश्वविद्यालय में ट्यूशन शुल्क से कुल कितना धन इकट्ठा किया गया। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में ट्यूशन फीस 6,500 प्रति नामांकन थी।
यहाँ पर देखिए हम पहले ये देखते हैं कि वर्ष 2000 में राज्य विश्वविद्यालय में कुल कितने नामांकन हुए। तो देखिए अगर हम ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो राज्य विश्वविद्यालय में वर्ष 2000 में कुल नामांकन है 12,000 के बराबर। अब देखिए हमसे कहा गया है कि प्रति नामांकन जो फीस है वो 6,500 है। तो यहाँ पर अगर हमें कुल धन निकालना है तो हम 12,000 और 6,500 ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल धन बराबर आ जाएगा 12,000 गुणा 6,500। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7,80,00,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 224 से लेकर 227 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 224 पूछा गया है, अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है ये बताना है। तो यहाँ पर हम अधिकतम उत्पादन में से न्यूनतम उत्पादन को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बार ग्राफ में देखें तो अधिकतम उत्पादन ट्यूसडे को हो रहा है 540 पंखे, और अगर हम न्यूनतम उत्पादन देखें तो वो हमारा थर्सडे को हो रहा है 120 पंखे। तो यहाँ पर हम 540 में से 120 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर आ जाएगा 540 माइनस 120 यानी कि 420 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 225, उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है। यहाँ पर देखिए हमें औसत उत्पादन बताना है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस सप्ताह में कुल कितने पंखे प्रोड्यूस हुए हैं। तो देखिए अगर हम मंडे की बात करें तो पंखे प्रोड्यूस हुए हैं 260, ट्यूसडे को प्रोड्यूस हुए हैं 540, वेंसडे को प्रोड्यूस हुए हैं 360, थर्सडे को प्रोड्यूस हुए हैं 120, फ्राइडे को प्रोड्यूस हुए हैं 200 और सैटरडे को प्रोड्यूस हुए हैं 320। यहाँ पर जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो कुल पंखे आ जाएंगे 1,800 के बराबर। अब देखिए जो 1,800 पंखे हैं ये 6 दिन में प्रोड्यूस हुए हैं। तो औसत निकालने के लिए हम 1,800 को डिवाइड कर देंगे 6 से। तो यहाँ पर देखिए औसत आ जाएगा 1,800 बटे 6, यहाँ पर ये आ जाएंगे 300 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 226, फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन और गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन। तो यहाँ पर हम सोमवार से बुधवार तक का कुल उत्पादन देख लेते हैं। सोमवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 260 पंखे, मंगल को प्रोड्यूस हो रहे हैं 540 पंखे और बुधवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 360 पंखे। तो यहाँ पर कुल उत्पादन आ जाएगा 260 प्लस 540 प्लस 360। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है गुरुवार से शनिवार तक के कुल उत्पादन। तो देखिए गुरुवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 120 पंखे, शुक्रवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 200 पंखे और शनिवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 320 पंखे। तो यहाँ पर कुल उत्पादन आ जाएगा 120 प्लस 200 प्लस 320। अब हमें इनका अनुपात बताना है। तो हम अनुपात से पहले वालों को ऐड कर लेंगे और अनुपात के बाद वालों को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1,160 अनुपात 640। यहाँ पर देखिए हम 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास 116 अनुपात 64 रह जाएगा। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58 अनुपात 32। इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 अनुपात 16 है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 227, सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत कुल औसत उत्पादन से कितना अधिक होता है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत। तो यहाँ पर हम पहले सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का औसत निकाल लेते हैं। सोमवार को प्रोड्यूस हो रहे हैं 260 पंखे और मंगल को प्रोड्यूस हो रहे हैं 540 पंखे। तो यहाँ पर देखिए औसत आ जाएगा 260 प्लस 540 बटे 2। 260 और 540 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 800। 800 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोमवार और मंगल का औसत आ जाएगा 400 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कुल औसत उत्पादन से। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 225 में कुल औसत उत्पादन निकाला है 300 के बराबर। तो हमें ये बताना है कि सोमवार और मंगलवार को टेबल पंखों का जो औसत है 400, ये कुल औसत उत्पादन 300 से कितना ज्यादा है। तो देखिए 400 300 से 100 ज्यादा है। तो यहाँ पर 100 पंखे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए क्वेश्चन 228 से लेकर 231 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित आकृति में किसी कॉलेज में वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक प्रति वर्ष भर्ती हुए और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या हजार में दर्शाई गई है। आकृति का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे देखिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें ब्लैक कलर एडमिटेड यानी कि भर्ती हुए छात्रों को दर्शा रहा है और ग्रे कलर पास आउट यानी कि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है। अब देखिए इसके बेस पर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 228 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 में हमसे पूछा गया है वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या। तो देखिए अगर हम ऊपर ग्राफ में देखें तो वर्ष 2001 में भर्ती हुए छात्र हमको ब्लैक कलर से दिखाई गए हैं, तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो 9 के बराबर आ जाएंगे। और 2003 की अगर हम बात करें तो भर्ती हुए छात्र आ जाएंगे 12 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 2001 में 9 छात्र थे तो 2003 में हो चुके हैं 12, तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई है। अब ये जो 3 की वृद्धि हुई है ये हमें प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3 की वृद्धि हुई है तो 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएंगे सन 2001 के भर्ती हुए छात्र। तो ऐसे छात्र हैं 9 के बराबर तो डिवाइड में आ जाएगा 9 और प्रतिशत में बताने के लिए गुणा करते हैं 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33.3% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 229 वर्ष 2000 से 2003 में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 2000 से 2003 में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम पहले भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या देख लेते हैं। भर्ती हुए छात्र हमको ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं। तो 2000 में भर्ती हुए छात्र हैं 6, 2001 में भर्ती हुए छात्र हैं 9, 2002 में भर्ती हुए छात्र हैं 8 और 2003 में भर्ती हुए छात्र हैं 12। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या। तो इन्हीं वर्षों में हम उत्तीर्ण हुए छात्र भी देख लेते हैं। तो सन 2000 में उत्तीर्ण छात्र हैं 4, 2001 में उत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे 6, 2002 में उत्तीर्ण छात्र फिर से 6 आ जाएंगे और 2003 में उत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे 9। तो यहाँ पर देखिए हम डिवाइड में ले लेते हैं उत्तीर्ण छात्र, तो हमारे पास आ जाएंगे 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9। यहाँ पर जब हम भर्ती हुए छात्र को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 35 और उत्तीर्ण हुए छात्र को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास आ जाएगा 35/25। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/5। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 7/5 नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी 5/7 है लेकिन वो गलत है। गलत क्यों है मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भर्ती हुए कुल छात्र और उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों की संख्या का अनुपात। तो अब आप एक बात बताइए, भर्ती हुए छात्र ज्यादा होंगे या उत्तीर्ण हुए छात्र ज्यादा होंगे। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी स्कूल में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब 100 बच्चों में कितने बच्चे उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो जब वो एग्जाम देंगे तो हो सकता है 80 बच्चे उत्तीर्ण हो या 90 बच्चे उत्तीर्ण हो, या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे पास हो तो 100 के 100 बच्चे पास हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम जो संख्या है वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उत्तीर्ण हुए जो छात्र हैं वो भर्ती हुए छात्रों से या तो कम होंगे या उनके बराबर होंगे। अब देखिए हमारा जो आंसर आया है वो आया है 7/5। इसका मतलब ये है कि भर्ती हुए छात्र अगर 7 है तो उत्तीर्ण उनमें से 5 हो रहे हैं, तो ये तो सही बात है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो वो है 5/7, यानी कि भर्ती अगर 5 हो रहे हैं तो उत्तीर्ण 7 हो रहे हैं। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है कि 5 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हो तो उसमें से 7 पास हो जाएं। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पर हम किसी को भी मार्क नहीं कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 230 में हमसे पूछा गया है कौन से 2 वर्षों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच थी। यहाँ पर देखिए हमें उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 60 से 70 के बीच बताना है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो वो हमको दिया गया है वर्ष 2000 और 2001। तो देखिए अगर हम वर्ष 2000 की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन लिया है 6 बच्चों ने और उत्तीर्ण हुए हैं 4 बच्चे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका प्रतिशत आ जाएगा, 4 बच्चे पास हुए हैं तो 4 आ जाएगा ऊपर,
एडमिशन 6 लिया है तो 6 आ जाएंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 4/6 और प्रतिशत में बताने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 66.67% के बराबर। अब हम देख लेते हैं वर्ष 2001। वर्ष 2001 में एडमिशन लिया है 9 बच्चों ने और पास हुए हैं 6 बच्चे। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रतिशत आ जाएगा 6/9 और प्रतिशत में बताने के लिए गुणा करेंगे 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 66.67% के बराबर आएगा। अब देखिए हमारा पहले ही ऑप्शन में वर्ष 2000 और 2001 है और यहाँ पर दोनों का ही प्रतिशत 60 और 70 के बीच आया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 231। वर्ष 2002 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या और वर्ष 2003 तथा 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या के औसत का अनुपात बताइए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 2002 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो देखिए अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो वर्ष 2002 में जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं वो हमको ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं और ऐसे छात्रों की संख्या है 8 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष 2003 और 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का औसत। तो देखिए अगर हम वर्ष 2003 और 2004 में उत्तीर्ण हुए छात्र देखें तो वो हमको ग्रे कलर से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2003 में उत्तीर्ण हुए छात्र हैं 9 और 2004 में भी उत्तीर्ण हुए छात्र हैं 9। अब हमें इनका लेना है औसत। तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 9 और 9 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 8:9। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 232 से लेकर 234 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक प्रतिशत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। नीचे देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 232 पूछा गया है वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में। तीसरी दुनिया के देशों को ऊपर ग्राफ में थर्ड वर्ल्ड से दिखाया गया है। अगर हम 1975 की बात करें तो मुद्रास्फीति की दर हमको दी है 26.6% और अगर हम 1987 की बात करें तो मुद्रास्फीति की दर दी है 36.2%। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें वृद्धि निकालनी है तो हम 36.2 में से 26.6 को घटा देंगे। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगी 9.6 की वृद्धि। अब देखिए जो 9.6 की वृद्धि है ये हमें प्रतिशत में बतानी है तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई है 9.6 की, तो 9.6 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगी 1975 की मुद्रास्फीति, तो वो हमको दे रखी है 26.6, तो डिवाइड में आ जाएगा 26.6 और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास वृद्धि प्रतिशत निकल करके आ जाएगा लगभग 36% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 233। मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी। यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम प्रत्येक ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि सबसे कम दर कहाँ पर रही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वो हमको दिया गया है डेवलप्ड नेशन यानी कि विकसित देश। तो देखिए अगर हम ग्राफ में देखें तो हमको दूसरे नंबर पर डेवलप्ड नेशन दिए गए हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे डीएन। तो यहाँ पर देखिए 1975 की मुद्रास्फीति है 11.8 और 1987 की मुद्रास्फीति है 14.2। तो यहाँ पर हम 14.2 में से 11.8 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास विकसित देशों की वृद्धि दर आ जाएगी 2.4% के बराबर। इसके बाद ऑप्शन बी हमको दिया गया है यूके। तो देखिए ग्राफ में हमको यूके सबसे लास्ट में दिया गया है। 1975 की हमको दर दी गई है 21.7 और 1987 की दर दी गई है 23.5। 23.5 में से जब हम 21.7 को घटाएंगे तो यूके की वृद्धि दर आ जाएगी 1.8% के बराबर। फिर हमको ऑप्शन सी दिया गया है वर्ल्ड। तो देखिए वर्ल्ड हमको सबसे शुरू में दिया गया है ग्राफ के अंदर। वर्ल्ड की 1975 में मुद्रास्फीति की दर है 14.6% और 1987 में दर है 16%। तो जब हम 16% में से 14.6% को घटाएंगे तो हमारे पास परिवर्तन दर आ जाएगी 1.4%। इसके बाद हमको ऑप्शन डी दिया गया है थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। तो यहाँ पर देखिए हमको तीसरे नंबर पर ही दिया गया है थर्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1975 की जो दर है वो है 26.6 और 1987 की जो दर है वो है 36.2। यहाँ पर देखिए गैप काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम कम गैप के 3 ऑप्शन पहले से ही मौजूद हैं।
तो यहाँ पर हम थर्ड वर्ल्ड को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो तीन ऑप्शंस बचे हैं, इसमें अगर हम सबसे कम दर देखें तो वो हमको वर्ल्ड के अंदर दी गई है 1.4%। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 234। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि। यहाँ पर देखिए हमें विकसित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों में तुलना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें क्या तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन ए दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। ऑप्शन बी दिया गया है, विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। ऑप्शन सी दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही है। और ऑप्शन डी दिया गया है, कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ से देखिए हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें विकसित देशों में और संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रास्फीति में तुलना करनी है। तो देखिए अगर हम विकसित देशों की बात करें तो 1975 में जो मुद्रास्फीति की दर है वो है 11.8। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1975 में मुद्रास्फीति की दर है 10.3%। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका में जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण रखा है। इसी तरह अगर हम 1987 कंपेयर करें तो डेवलप्ड नेशन या विकसित देशों में जो मुद्रास्फीति की दर है वो है 14.2%। और अमेरिका में वही प्रतिशत है 12.7%। तो यहाँ पर भी देखिए अमेरिका ने ज़्यादा बेहतर नियंत्रण रखा है। तो इससे यही रिजल्ट निकाला सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन 235 से लेकर 238 तक के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। बार रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे हमसे क्वेश्चन नंबर 235 पूछा गया है, दोनों क्षेत्रों में भौतिक शास्त्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए हमसे दोनों क्षेत्र में भौतिक शास्त्र के औसत अंक पूछे हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में औसत लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो शुरू में ही लिखा गया है एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर हमें इसका औसत बताना है। तो देखिए अगर हम इसको ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो शुरू की टर्म में हमको दिया गया है 90 और दूसरी टर्म में हमको दिए गए हैं 75 अंक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास औसत आ जाएगा 90 प्लस 75/2। 90 और 75 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 165। 165 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 82.5%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 236। छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में है। यहाँ पर देखिए हमें अधिकतम अंतर वाला विषय बताना है। तो देखिए अगर आप ऊपर ग्राफ में देखेंगे तो आपको एक ही विषय ऐसा मिलेगा जिसमें अंतर सबसे ज्यादा है, वो विषय है हमारा बायोलॉजी। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कॉलम है इनमें आपको काफी गैप दिख रहा होगा, एक काफी बड़ा है दूसरा काफी छोटा है। तो यही विषय हमारा ऐसा हो जाएगा जिसमें काफी ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 237। दोनों सत्रों में रसायन विज्ञान में प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे दोनों सत्रों में रसायन विज्ञान के प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछा है। यहाँ पर भी देखिए इस बार हमें औसत निकालना है। औसत क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे दोनों विषय के अंक मिलकर के 100 से ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन हमारा 100% से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें औसत निकालना है। तो देखिए अगर हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करें तो पहली टर्म में हमको दिए गए हैं 70% अंक और दूसरी टर्म में हमको दिए गए हैं 65% अंक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास औसत आ जाएगा 70 प्लस 65/2। अब यहाँ पर देखिए हमें औसत निकालना है। मैंने आपसे बताया है कि औसत का मतलब होता है दोनों में समान बंटवारा करना। तो देखिए हमारे पास 70 और 65 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम 70 से 2.5 लेकर के 65 को दे देंगे तो 70 में से तो 2.5 घट जाएगा और 65 को 2.5 मिल रहा है तो वो 2.5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही मिलकर के 67.5 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 67.5% के बराबर। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना आप 70 और 65 को ऐड कर लीजिए फिर उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपको 67.5% ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 238।
दोनों सत्रों के जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंकों तथा केवल प्रथम सत्र में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंकों का अनुपात क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है दोनों सत्रों के जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंकों। यहाँ पर औसत अंक निकालने से पहले हम अंक ही देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करें तो वो हमको सबसे लास्ट में दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म में हमको दिए गए हैं 90% अंक और सेकंड टर्म में हमको दिए गए हैं 55% अंक। तो यहाँ पर देखिए हम औसत ना निकाल करके अगर केवल अंकों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएंगे 90 + 55। यहाँ पर औसत क्यों नहीं निकाल रहे हैं मैं आपको अभी बता दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है केवल प्रथम सत्र में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रथम सत्र में अंग्रेजी की बात करें तो हमको दिए गए हैं 70% अंक और अगर हम गणित की बात करें तो उसमें 100% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 + 100। अब यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों का ही औसत निकालना था। तो हम क्या करते 90 + 55/2 और अनुपात के बाद करते 70 + 100/2। तो देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों के ही डिवाइड में 2 आता तो 2 से 2 कट जाता, तो इसलिए हमने इनका औसत नहीं निकाला था। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 90 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145। 70 और 100 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 170। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं और किसी भी वैल्यू के यूनिट डिजिट पर अगर 5 आता है तो हम वैल्यूज को 2 गुना कर देते हैं। तो हम इनको कर देंगे 2 गुना। तो 145 का 2 गुना हो जाएगा 290 और 170 का 2 गुना हो जाएगा 340। यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 29:34। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।